म्यूकरमाइकोसिस, जिसे कि ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, इसकी क्लास होती है म्यूकरमाइसिटिस। ये इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम देखा जाता है, 10 लाख में से एक व्यक्ति को होता है। एवं ये इन्फेक्शन उन लोगों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है, जो कि बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। ये ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे आसपास के वातावरण में नेचुरली होते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन पाया जाता है ब्लैक फंगस मिट्टी में, पेड़ पौधों में होता है, सड़े हुए फल्स में, वेजिटेबल्स में। इसके अलावा जो इसके स्पोर्स वातावरण में, हवा में और मिट्टी में होते हैं, ये इनहेलेशन के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें इन्फेक्शन करते हैं। इसका जो सबसे ज्यादा रिस्क होता है उन पेशेंट्स को होता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी रूप से जो कि बहुत ही कमजोर है। जैसे कि HIV के पेशेंट, एड्स के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, एवं वो पेशेंट जो कि लंबे समय से वेंटिलेटरी सपोर्ट पर है, वो पेशेंट जो कि लंबे समय से हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं या लंबे समय से हाई डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं, और वो पेशेंट जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। कोविड-19 के पेशेंट्स में क्या है कि दोनों तरह के पेशेंट, एक तो डायबिटिक पेशेंट और एक नॉन डायबिटिक पेशेंट, दोनों तरह के पेशेंट में कोविड-19 में जो स्टेरॉइड यूज किया जा रहा है, जो कि एक जीवन रक्षक दवा है, वो कोविड-19 पेशेंट में इन्फ्लामेशन, लंग्स में जो इन्फ्लामेशन हुआ है उस इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है, साथ ही साथ वो इम्यूनिटी को भी कम कर रहा है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। हमारी इम्यूनिटी कम होने से जो हमारे वातावरण में पैथोजेंस होते हैं, जो रोगाणु कारक होते हैं, उनसे हमारी लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, इसी कारण हमें इन्फेक्शन इजीली हो जाता है। तो इम्यूनिटी कम होने से ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन हमें चांसेस ज्यादा रहते हैं उन पेशेंट को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम डिपेंड करता है कि किस बॉडी पार्ट को इसने अफेक्ट किया है। मोस्ट कॉमन जो अफेक्ट करता है साइनस को, ब्रेन को एवं लंग्स को। इसके अलावा हमारे हाथ को कर सकता है, हमारी स्किन को कर सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके जो लक्षण होते हैं, पेशेंट कंप्लेंट लेकर आता है इंटेंस हेडक, पेशेंट को इंटेंस हेडक होने लगता है, फेशियल डिस्टॉर्शन होने लगता है, फेशियल डिस्टॉर्शन होता है, प्लस इसके नाक से ब्लैक या व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, नाक ब्लॉक हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है, नाक के आसपास की स्किन काली हो सकती है, आंख के आसपास की स्किन काली हो जाती है, एक तरफ के फेस में दर्द हो सकता है, नमनेस आ सकती है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके साथ साथ यदि ये इन्फेक्शन हमारी नाक से, हमारे साइनस से होते हुए एक ट्यूबरिफॉर्म प्लेट को क्रॉस करके जब ब्रेन में चला जाता है तो उसको मेमोरी लॉस होने लगता है, उसका मेंटल स्टेटस चेंज होने लगता है, उसको न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट आने लगते हैं, पेशेंट को डिलेरियम हो सकता है, बहकी हुई बातें कर सकता है। इवन जब इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो वो कोमा में भी जा सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट। इसके अलावा जब पेशेंट को इन्फेक्शन आंख तक पहुंच जाता है तो उसको धुंधला दिखाई देने लगता है, डबल दिखाई देने लगता है, साथ में दर्द भी हो सकता है, उसको ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो सकता है। यहाँ तक कि जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया तो उसकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। यह इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है, बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है, और यह इन्फेक्शन हमारे अंदर ही अंदर बढ़ के दांत तक यदि पहुंच जाता है तो हमारे दांत गिरने लग सकते हैं, जबड़ों में फैल सकता है। इवन कई बार देखा गया कुछ डॉक्टर्स को भी, कई पेशेंट ने रिपोर्ट किया है, तब जब उनकी आंखों की रोशनी चले गई तो उनकी जान को बचाने के लिए या फिर वो इन्फेक्शन ब्रेन तक ना पहुंचे इसको रोकने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा आंखें तक निकालना उनकी पड़ी है, इवन जबड़ा तक निकालना पड़ा है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। इसका जो डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हम ENT एग्जामिनेशन कर सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं, यहाँ तक कि टिश्यू की बायोप्सी लेकर भी हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो इलाज, इसमें 2 तरह की जो ड्रग है वो मोस्ट कॉमन इफेक्टिव ड्रग है। पहली तो एम्फोटेरिसिन B और दूसरी पोसाकोनाजोल। अब ये बीमारी को हम किस तरह से रोक सकते हैं? तो पहला तरीका तो ये होता है कि हम सोसाइटी को एजुकेट करें इस बीमारी के बारे में, ताकि इसकी रिस्क को कम किया जा सके। इसके अलावा इसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल्स की जो हवा होती है, स्पेशली उन वार्ड की जो क्रिटिकल केयर वार्ड है, क्रिटिकल केयर वार्ड की हवा की हम सैंपल्स ले सकते हैं। उस सैंपल्स में हम देख सकते हैं कि सैंपल्स में कहीं ब्लैक फंगस का स्पोर तो नहीं है। जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, तो ऑक्सीजन थेरेपी में जो ह्यूमिडिफायर यूज होते हैं, उस ह्यूमिडिफायर को स्टेराइल कंडीशन में रखें, मास्क को स्टेराइल कंडीशन में रखें। वो पेशेंट जो कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं या कोविड-19 सफर कर रहे हैं, उन पेशेंट को अननेसेसरी मिट्टी का टचिंग को अवॉइड करना चाहिए, पेड़ पौधों का टचिंग को अवॉइड करना चाहिए, सड़े गले फल एवं वेजिटेरियन को टच करने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट की ब्लड शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ब्लड शुगर को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है।
उसको दिन में 3 बार आप चेक कीजिए। जब ब्लड शुगर बढ़ेगा तो इन्फेक्शन को फेवर करेगा। अब इसका रिस्क किसको नहीं है? वो पेशेंट जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है और वो कोविड-19 सफर किए और वो होम आइसोलेशन पर ही ठीक हो गए। वो पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है, होम आइसोलेशन पर ही ठीक हो चुके हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा, उसको इसका बिल्कुल रिस्क नहीं है। वो पेशेंट जो कि बहुत ही माइल्ड रहते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था एवं होम आइसोलेशन पर ठीक हो चुके हैं, उन्हें इसका रिस्क बिल्कुल नहीं है। वो पेशेंट जिन्हें कोविड-19 हुआ है एवं जिन्होंने ओरल स्टेरॉइड मेट्रोल लिए 16 mg पर डे, 16 mg बीडी यदि 5 दिन के लिए ली है तो उसका इन्फेक्शन को बहुत कम है। इसके अलावा लोअर रिस्क है किन पेशेंट को? वो पेशेंट जो कि स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही मेंटेन है, कंट्रोल्ड है, तो उनको इनका बहुत ही लोअर रिस्क है। वो पेशेंट जिनको 1 या 2 दिन वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, इनका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ही कंट्रोल्ड है, जो इम्यूनिटी जिनकी बहुत अच्छी है, उनको इसका रिस्क बहुत ही कम मात्रा में।